पिछले लेक्चर में अपन ने विस्तार से विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय अर्थात सर्वांगीण कार्यकुशलता का विश्लेषण किया था। आज अपन डू पॉइंट नियंत्रण मानचित्र डू पॉइंट चार्ट डिस्कस करेंगे। इस मानचित्र की रूपरेखा अमेरिका की एक डू पॉइंट कंपनी द्वारा बनाई गई। यह प्रबंध को अनुपातों के प्रयोग तथा उनके आपसी संबंध का ज्ञान करवाकर नियंत्रण में सहायता करती है। इसमें व्यापार के निष्पादन या क्रिया, जिसको परफॉर्मेंस कहते हैं इंग्लिश में, की जांच करने के लिए वास्तविक अनुपातों की तुलना प्रमापित अनुपातों से की जाती है। इसका मानचित्र आपके स्क्रीन पर है। इस मानचित्र से स्पष्ट है कि यह मानचित्र लाभ और विनियोग दो तथ्यों पर निर्भर है। व्यवसाय की कार्यकुशलता व्यवसाय के क्रियाकलापों पर निर्भर करती है और कार्यकुशलता व्यवसाय द्वारा कमाए गए लाभ से प्रतिबिंबित होती है। यदि लागतें घटती है या पूंजी का प्रभावी प्रयोग होता है या विक्रय में वृद्धि होती है तो कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। यदि कार्यकुशलता में गिरावट आती है तो प्रबंध को संबंधित क्षेत्र की पहचान करके उपचार करने हेतु कदम उठाने चाहिए। कुशलता का परीक्षण करने के लिए अंतर फर्म तुलना अर्थात इंटर फर्म कंपैरिजन करने की तकनीक अपनाई जानी चाहिए। इसके लिए विनियोग आवर्त इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो, संपत्ति आवर्त अनुपात एसेट टर्नओवर रेशियो, विनियोगों पर प्रत्याय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तथा लाभार्जन क्षमता प्रॉफिटेबिलिटी संबंधी महत्वपूर्ण अनुपातों का प्रयोग किया जाता है। यह वित्तीय विश्लेषण का महत्वपूर्ण औजार होने के कारण काफी संस्थाओं ने इसे अपनाया है। विनियोजित पूंजी की प्रत्याय पर शुद्ध लाभ सीमा प्रॉफिट मार्जिन तथा विनियोग आवागमन चक्र इन्वेस्टमेंट टर्नओवर का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। ये दोनों अनुपात बहुत से तत्वों से प्रभावित होते हैं और उनमें परिवर्तन का इन दोनों पर प्रभाव पड़ता है और अंततोगत्वा इन दोनों में से किसी में भी होने वाला परिवर्तन फर्म की लाभार्जन शक्ति को प्रभावित करता है, जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर में विस्तार से डिस्कस किया था। इसके बाद अपन लेते हैं क्रियाशीलता या पूंजी के उपयोग का विश्लेषण, एक्टिविटी और एनालिसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। संस्था का वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार का है? संस्था के प्रबंधक साधनों का प्रयोग कुशलतापूर्वक कर रहे हैं या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए क्रियाशीलता विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अनुपातों की गणना की जाती है, जिसमें पहला है विनियोग आवर्त अनुपात इन्वेस्टमेंट टर्नओवर। इसको अपन ने अभी अभी डिस्कस किया है, तो वापस देख लेते हैं। विनियोग आवर्त अनुपात इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो, ये क्या है? यह अनुपात दीर्घकालीन कोषों के व्यापार में होने वाले उपयोग को दर्शाता है, अर्थात लॉन्ग टर्म फंड एवं बिजनेस में कितने सही तरीके से उपयोग हुए हैं। यदि यह अनुपात अधिक आता है तो यह पूंजी के समुचित उपयोग का प्रतीक माना जाता है और नीचा अनुपात आ जाता है तो वो ये बताता है कि पूंजी का एक भाग व्यापार में व्यर्थ पड़ा है। यह अनुपात ज्ञात करने का सूत्र इस तरह है: इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो या विनियोग आवर्त अनुपात बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन इन्वेस्टमेंट्स, अर्थात बेचे गए माल की लागत में विनियोगों का भाग दिया जाता है तो ये रेशियो ज्ञात हो जाता है। यदि प्रश्न में बेचे गए माल की लागत न दी हो तो शुद्ध बिक्री की राशि का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद
अच्छा, यहाँ इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट का मतलब लॉन्ग टर्म फंड से है, जो आपको पहले ही बताया जा चुका है, अर्थात शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन में से एक्सपेंसेज एंड लॉसेज नॉट रिटर्न ऑफ घटा दिए जाते हैं। दूसरा है स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। इस अनुपात की गणना यह ज्ञात करने के लिए की जाती है कि व्यापार में विद्यमान स्थायी संपत्तियों का उत्पादन कार्यों में सही तरीके से प्रयोग हो रहा है या नहीं। यदि अनुपात नीचा या कम आता है तो इसका अभिप्राय है कि विद्यमान स्थायी संपत्तियों का उचित तरीके से प्रयोग नहीं हो रहा है और वे बेकार पड़ी हैं। इसलिए भविष्य में स्थायी संपत्तियों में विनियोग करने की आवश्यकता नहीं है। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो ज्ञात करने का सूत्र है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल नेट फिक्स एसेट्स। यहाँ टोटल नेट फिक्स एसेट्स का मतलब है कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। यदि आपको विक्रय माल की लागत या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ हो तो शुद्ध बिक्री अर्थात सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाकर जो राशि प्राप्त होती है उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात बराबर विक्रय माल की लागत, यदि ये नहीं दी हुई हो तो शुद्ध बिक्री में कुल शुद्ध स्थायी संपत्तियों की लागत का भाग दिया जाएगा। इसके बाद अपन लेते हैं कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। व्यापार के दैनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली पूंजी को कार्यशील पूंजी कहते हैं। इसका प्रयोग माल खरीदने, लेनदारों को भुगतान करने, खर्चों का भुगतान करने जिसमें मजदूरी या अन्य उत्पादन संबंधी जो भी खर्चे हैं, प्रशासन, विक्रय और वितरण संबंधी खर्चे हैं, उनका भुगतान होता है। इसके परिणाम स्वरूप माल तैयार हो जाता है, जिसका विक्रय उधार में या रोकड़ में करके पुनः कार्यशील पूंजी में वृद्धि हो जाती है। यह अनुपात इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि इस प्रकार के कितने चक्र व्यापार में पूर्ण होते हैं। यह मात्रा जितनी अधिक होगी अर्थात चक्रों की मात्रा जितनी अधिक होगी संस्था के लिए अच्छी होगी, क्योंकि प्रत्येक चक्र के साथ लाभ अर्जित होता है। क्रियाशील पूंजी का जितनी कुशलता से प्रयोग होगा उतना ही व्यापार के लिए लाभदायक होगा। इस अनुपात की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? तो नेट वर्किंग कैपिटल बराबर टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज। और एवरेज नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला है नेट वर्किंग कैपिटल एट द बिगिनिंग प्लस नेट वर्किंग कैपिटल एट द एंड अपॉन 2। अर्थात साल के शुरुआत में शुद्ध कार्यशील पूंजी कितनी थी, उसमें साल के अंत में जो शुद्ध कार्यशील पूंजी हो उसको जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दो, तो एवरेज नेट वर्किंग कैपिटल ज्ञात हो जाएगी। और यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया हुआ नहीं है तो शुद्ध बिक्री की राशि नेट सेल्स को काम में ले सकते हैं। यदि वर्ष के प्रारंभ में कार्यशील पूंजी के बारे में कोई सूचना नहीं दी है तो वर्ष के अंत की शुद्ध कार्यशील पूंजी को सूत्र में काम में लिया जा सकता है। तो वहाँ पे एवरेज नेट वर्किंग कैपिटल नहीं लिखे, वर्किंग कैपिटल एट द एंड लिख देंगे। इसी प्रकार विक्रय माल की लागत के बारे में सूचना न दी हो तो शुद्ध बिक्री की राशि प्रयोग की जाएगी। सकल कार्यशील पूंजी में केवल चालू संपत्तियों के योग को शामिल करते हैं और इस योग में से चालू दायित्वों की राशि घटा ली जाए तो शुद्ध कार्यशील पूंजी की राशि प्राप्त हो जाती है। इसके बाद अपन लेते हैं चालू संपत्ति आवर्त अनुपात, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इस अनुपात के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि प्रबंधक चालू संपत्तियों का प्रयोग कितनी कुशलता से कर रहे हैं। इससे अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चालू संपत्तियों में अनावश्यक विनियोग कंपनी की शोधन क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालता है। और चालू संपत्ति आवर्त अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करंट एसेट्स। अर्थात यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दी हुई हो तो उसकी जगह शुद्ध बिक्री की राशि काम में ली जा सकती है। तो चालू संपत्ति आवर्त अनुपात बराबर
विक्रय माल की लागत या शुद्ध विक्रय में चालू संपत्तियों का भाग दिया जाएगा। फिर है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्कंद आवर्त अनुपात। यह अनुपात इस बात को प्रदर्शित करता है कि संस्था का औसत स्टॉक कितनी बार विक्रय में बदल जाता है। इसके लिए बेचे गए माल की लागत में औसत स्टॉक का भाग दिया जाता है। यदि बेचे गए माल की लागत उपलब्ध न हो तो शुद्ध विक्रय की राशि में औसत स्कंद का भाग दिया जाएगा। औसत स्टॉक की राशि ज्ञात करने के लिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़कर उसमें 2 का भाग दिया जाता है। स्टॉक में केवल तैयार माल का स्टॉक ही शामिल किया जाता है। कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल के स्टॉक को इस गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि विक्रय हमेशा तैयार माल का ही होता है और यह अनुपात विक्रय माल की लागत और औसत स्टॉक का गणितीय संबंध बतलाकर स्टॉक को विक्रय में बदलने की दर बताता है। तो स्टॉक टर्नओवर या स्टॉक वेलोसिटी ज्ञात करने का सूत्र क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दी हुई हो तो नेट बिक्री अर्थात सेल्स में सेल्स रिटर्न घटाकर उसको काम में ले सकते हैं। यदि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक नहीं दिए हुए हों तो एवरेज स्टॉक की जगह क्लोजिंग स्टॉक को काम में लिया जा सकता है। और एवरेज स्टॉक कैसे ज्ञात करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन 2। यदि ये ज्ञात करना हो कि संस्था में स्टॉक औसतन कितने समय विद्यमान रहता है, कितने टाइम तक वो गोदाम में पड़ा रहता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है एवरेज एज ऑफ स्टॉक, स्कंद का औसत समय बराबर 12 मंथ्स या 365 डेज। मंथ्स में निकालना हो तो 12 लिख दो, दिनों में निकालना हो 365। 12 मंथ्स और 365 दोनों में से एक लिखना है अपॉन स्टॉक टर्नओवर इन मंथ्स और डेज। यदि स्टॉक टर्नओवर मंथ्स में दिया है तो 12 में भाग देना है, यदि स्टॉक टर्नओवर डेज में दिया है तो 365 में भाग देना है, ये ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला हुआ 12 मंथ्स अपॉन स्टॉक टर्नओवर इन मंथ्स या 365 डेज अपॉन स्टॉक टर्नओवर इन डेज। स्कंद के फर्मे रहने की औसत आयु जितनी कम हो उतनी संस्था के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उत्पादन होते ही माल समय पर बिक जाना इस बात का प्रतीक है। स्टॉक टर्नओवर अनुपात जितना अधिक होता है वह संस्था के व्यापार के विस्तार और कुशल स्टॉक पॉलिसी का परिचय होता है। यदि स्टॉक आवर्त अनुपात कम है या पिछले वर्षों की तुलना में इसमें कमी आई है तो यह इस बात का परिचय है कि विक्रय कम हुआ है और स्टॉक में पूंजी फंसी हुई है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए इस अनुपात के घटने के कारणों की जांच करना आवश्यक है। हो सकता है कि प्रबंधकों ने मूल्य बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया हो ताकि अधिक लाभ कमाया जा सके। इसके पश्चात स्टॉक टर्नओवर रेशियोज या स्टॉक टर्नओवर ज्ञात करने के भी उदाहरण हल के साथ आपको पीडीएफ में भेजे जाएंगे, जिन्हें आप देख लेना। कोई भी दिक्कत हो वापस आप पूछ सकते हैं। इसके बाद है देनदार आवर्त अनुपात, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। यह अनुपात संस्था की विपणन और साख नीति तथा देनदारों से वसूली का गुणात्मक संबंध बतलाता है। इससे ये ज्ञात होता है कि शुद्ध उधार बिक्री, मतलब विक्रय में से विक्रय वापसी घटाने के बाद जो राशि आती है उसे शुद्ध उधार विक्रय कहते हैं। तो शुद्ध उधार विक्रय कुल देनदारों से कितने गुना है? यह अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही संस्था की विपणन कुशलता एवं उधार वसूली की कुशलता का प्रतीक होता है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो ज्ञात करने का सूत्र है डेटर्स टर्नओवर बराबर नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड अकाउंट्स रिसीवेबल। अर्थात देनदार आवर्त अनुपात ज्ञात करने के लिए शुद्ध उधार बिक्री में औसत व्यापारिक देनदारों का
देनदार और बीआर दोनों की जोड़ होती है, वो ट्रेड रिसीवेबल, उनका भाग दिया जाएगा। अकाउंट्स रिसीवेबल बराबर ट्रेड डेटर्स प्लस ट्रेड बीआर, बिल्स रिसीवेबल। एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल कैसे निकालते हैं? वही ओपनिंग कितने हैं और क्लोजिंग कितने हैं उनकी जोड़ करके 2 का भाग। तो एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल बराबर ओपनिंग अकाउंट्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग अकाउंट्स रिसीवेबल, इन दोनों को जोड़ लो, डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल आएगा। यदि प्रारंभिक और अंतिम दोनों तिथियों के व्यापारिक देनदार और प्राप्य विपत्र न दिए हों तो अंतिम व्यापारिक देनदार और प्राप्य विपत्र सूत्र में प्रयोग किए जा सकेंगे। यदि उधार बिक्री की राशि अलग से न दी हो तो शुद्ध कुल विक्रय की राशि को ही काम में लिया जाएगा, उसी को उधार माना जाएगा। यदि व्यापारिक देनदारों और व्यापारिक प्राप्य विपत्रों से आशय केवल माल के उधार विक्रय से उत्पन्न देनदारों और उन्हीं से प्राप्त प्राप्य विपत्रों से है, अर्थात गैर व्यापारिक कार्यों के लिए उत्पन्न देनदार या प्राप्य बिल जैसे स्थायी संपत्ति के उधार विक्रय से उत्पन्न देनदार या उनसे प्राप्त बीआर इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। यह अनुपात नगद व किस्त भुगतान पर विक्रय में शामिल करने या न करने के निर्णय सीधे उपभोक्ता को विक्रय तथा हड़तालों आदि से परिवर्तित हो सकता है। यदि यह अनुपात प्रतिशत में दर्शाता हो तो उसका निम्नलिखित सूत्र होगा, जिससे यह प्रदर्शित होगा कि उधार विक्रय का कितना भाग संग्रहित नहीं हुआ है। अर्थात डेटर्स टर्नओवर का फॉर्मूला परसेंटेज में निकालना हो तो ये होगा क्या, एवरेज ट्रेड डेटर्स एंड बीआर एट द एंड अपॉन नेट क्रेडिट सेल इनटू 100। तो इस अनुपात का घटना व्यापार की विक्रय तथा साख नीति की कुशलता का प्रतीक है और इसकी गणना करने का सूत्र मैंने आपको बताया कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर एवरेज ट्रेड डेटर्स एंड बीआर एट द एंड अपॉन नेट क्रेडिट सेल इनटू 100। एक अपन निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, औसत वसूली अवधि। देनदारों की वसूली में लगने वाले समय को ज्ञात करने के लिए औसत वसूली अवधि की गणना की जाती है, जो कि व्यापार के लिए बहुत ही जरूरी है। यह अवधि व्यापार की साख नीति के अनुसार ही हो तो अच्छी क्रियाशीलता का प्रतीक मानी जाती है, और यदि इस नीति से अधिक वसूली की अवधि आ रही है, मतलब टाइम जितना आपने निर्धारित किया उससे अधिक आ रहा है, ज़्यादा टाइम में वसूली हो रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो यही माना जाएगा कि व्यापार की पूंजी उधार विक्रय के कारण फंस गई है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या हुआ, एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर एवरेज ट्रेड अकाउंट्स रिसीवेबल, वही कहने का मतलब जो अपन ने पहले देखा था, अकाउंट्स रिसीवेबल ओपनिंग प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल क्लोजिंग अपॉन 2 से ज्ञात होता है एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। उसमें नेट क्रेडिट सेल का भाग देके इंटू 365 करेंगे तो एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का सूत्र हुआ एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर एवरेज ट्रेड अकाउंट्स रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल इंटू 365। यदि औसत वसूली अवधि महीनों में निकालनी हो तो इस सूत्र में 365 की जगह अपन 12 लिख देंगे, 12 लिख देंगे। इस सूत्र को दूसरे रूप में भी अपन लिख सकते हैं, यदि आपको सूचनाएं अलग तरीके से दी हुई हो तो एवरेज कलेक्शन का एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर एवरेज ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल अपॉन डेली एवरेज क्रेडिट सेल। मतलब ऊपर पिछले सूत्र में 365 इंटू में था, यहाँ भाग लगने के बाद ही नेट क्रेडिट सेल में 365 का भाग लगने के बाद ही डेली एवरेज क्रेडिट सेल ज्ञात हुई है। दैनिक औसत उधार बिक्री निकालने के लिए कुल शुद्ध उधार विक्रय में 365 का भाग दिया जाता है। साधारणतया औसत वसूली अवधि, साख सुविधा तथा साख अवधि 1/3 जोड़ने पर जो कुल दिन आते हैं उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यह संस्था की उदार साख नीति का परिचायक होने के साथ साथ लिबरल, उदार का मतलब लिबरल है, उधार नहीं, होने के साथ साथ चालू दायित्वों को चुकाने में भी परेशानी उत्पन्न करेगी।
जो डूबत ऋण बढ़ने की संभावना है बढ़ा देगी। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्ष के अंत में देनदार और प्राप्य बिल प्रयोग करते समय डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन और बट्टे के लिए आयोजन को घटाकर नहीं लिया जाएगा। औसत वसूली अवधि की गणना करने का एक और तीसरा फॉर्मूला भी है, वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर, यदि महीनों में दिया हुआ हो डेटर्स टर्नओवर तो 12 मंथ्स अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो, और यदि दिनों में दिया हुआ हो तो 365 डेज अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो। यदि वर्ष के प्रारंभ और अंत दोनों अवधियों के देनदार और प्राप्य विपत्र नहीं दिए हुए हैं तो वर्ष के अंत के देनदार और प्राप्य विपत्रों की जोड़ सूत्र में काम में ली जा सकती है। इसके बाद आता है लेनदार आवर्त अनुपात, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। व्यवसाय के अल्पकालीन लेनदारों के दृष्टिकोण से यह अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पता लगाया जा सकता है कि उधार क्रय कुल व्यापारिक लेनदारों तथा देय बिलों का कितना गुना है। इस अनुपात में वृद्धि लेनदारों को समय पर होने वाले भुगतान को सिद्ध करती है। यह अनुपात शुद्ध उधार क्रय के भुगतान में लगने वाले समय को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह अनुपात बढ़ता है तो इस बात को प्रदर्शित करता है कि व्यापारिक लेनदारों को भुगतान समय पर न होकर देरी से होता है। इससे बाजार में संस्था की ख्याति कम होने के साथ साथ उसे उधार की सुविधा प्राप्त करने और कार्यशील पूंजी जुटाने में भी कठिनाई आती है। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर कैसे निकाला जाता है, उसका सूत्र है क्रेडिटर्स टर्नओवर बराबर नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड अकाउंट्स पेएबल। ट्रेड अकाउंट्स पेएबल किसे कहते हैं? ट्रेड अकाउंट्स पेएबल बराबर ट्रेड क्रेडिटर्स प्लस ट्रेड बीपी बिल्स पेएबल। और एवरेज अकाउंट्स पेएबल कैसे निकालते हैं? जैसे कि अपन ने एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल में पढ़ा था, वही है ओपनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बीपी प्लस क्लोजिंग ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बीपी, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए तो एवरेज अकाउंट्स पेएबल आ जाए। यदि यह अनुपात प्रतिशत में निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर एवरेज ट्रेड अकाउंट्स पेएबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इनटू 100। अब अगला आइटम लेते हैं, इसी में औसत भुगतान अवधि, एवरेज पेमेंट पीरियड। इसका भी संबंध लेनदारों से ही है। लेनदारों को चुकाने में लगने वाले समय को ज्ञात करने के लिए औसत भुगतान अवधि की गणना की जाती है। इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज पेमेंट पीरियड या क्रेडिटर्स वेलोसिटी बराबर एवरेज ट्रेड अकाउंट्स पेएबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इनटू 365। और यदि ये डेज में नहीं निकाल के मंथ्स में निकालना हो तो एवरेज ट्रेड अकाउंट्स पेएबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इनटू 12। यह अवधि ऐसी होनी चाहिए जो लेनदारों द्वारा प्रदान की गई साख सुविधा की सीमा में ही रहे। इसकी तुलना औसत वसूली अवधि से करके ये पता लगाया जा सकता है कि भुगतान में तत्परता रहेगी या देरी होगी, क्योंकि जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है उसकी तुलना में ये पीरियड अधिक है, तो इसका मतलब है कि आपको पेमेंट टाइम पे मिल जाएगा। यदि एवरेज कलेक्शन पीरियड से ये टाइम कम है तो इसका मतलब है कि भुगतान में देरी होगी, तत्परता नहीं रहेगी। औसत भुगतान अवधि ज्ञात करने का एक अन्य सूत्र भी है। तो एवरेज पेमेंट पीरियड बराबर 12 मंथ्स अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर, मंथ्स में तो उसको लिख देंगे, या 365 डेज अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर यदि वो डेज में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला काम में ले लेंगे। यदि प्रारंभिक और अंतिम व्यापारिक लेनदार और देय बिल नहीं दिए हों तो वर्ष के अंत के व्यापारिक लेनदार और देय बिलों का प्रयोग किया जाएगा सूत्र में। इसी प्रकार शुद्ध उधार विक्रय की राशि न दी हो तो कुल शुद्ध क्रय को काम में लिया जाएगा। इसके बाद अपन
डिस्कस करेंगे वित्तीय स्थिति या शोधन क्षमता का विश्लेषण।